बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा है जी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं 5 नवंबर को, और उसमें दो बेसिक कैंडिडेट्स हैं जी। एक डेमोक्रेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डेमोक्रेट्स को कर रही हैं वो नायब सदर हैं इस वक्त कैमला हैरिस, और रिपब्लिकन को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रही हैं। और कहते ये हैं कि जी जो डेमोक्रेट्स हैं ये बेसिकली लिबरल पार्टीज़ कंसीडर होती है, और जो रिपब्लिकन्स हैं इसको एक कहते हैं कि जी क़दामत परस्त जमात है, और इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी GOP का भी नाम दिया जाता है। इसमें 538 जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, 270 वोट जीतने वाला वो सदर बनता है, और 20 जनवरी को हलफ की तकरीब होगी। अभी ये प्रोसेस कैसे होता है और कैसे इसकी स्टेट्स में काम करते हैं, क्योंकि अभी ये ईवान नुमाइंदगान का जो 435 सीट्स हैं इस पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, और 100 सेनेटर्स में से 34 सेनेटर्स के भी इलेक्शंस हो रहे हैं, और 11 रियासतों के गवर्नर्स के भी इसमें इलेक्शंस हो रहे हैं। ये एक ह्यूज एक्टिविटी हो रही है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम अकबर, आप प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और बहुत ही ज़रूरी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर जी, ये कैसे आप ये इलेक्टोरल कॉलेज, पहले तो ये डिफ़ाइन करें ना, हमें आम पब्लिक को ये समझ नहीं आती कि जी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 435, सेनेट अलहदा रोल प्ले करती है, इलेक्टोरल कॉलेज अलहदा है, तो ये कैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये बात समझने की है जो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं दो तरह के वोट हम डालते हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, और फिर वो मुंतखब करती हैं सेनेटर्स को। ट्रू। यहाँ पर जो है वो एक किस्म का डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन इस तरह है कि हर जो स्टेट है उस स्टेट के अपने इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, वो उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन पर उनको एलोकेट किए गए हैं। ट्रू। अब उस स्टेट में अगर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो 51% वोट लेता है, तो जितने इलेक्टोरल कॉलेजेस एलोकेट किए गए हैं उस स्टेट को, वो चाहे फिर 5 हैं, वो रेंज होती है 5 से लेके 50 तक, वो उसको मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली कि फिर वो जो 50% वोट लेने वाला जो उस स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो उसको मुंतखब हो जाएगा कि उसको इतने इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए, और उनमें से अल्टीमेटली टोटल जो 270 के नंबर को टच कर जाएगा, दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। वो अलग वोट डालते हैं लोग उसके लिए, और उसमें उनका ये होता है कि जो शख्स इंडिविजुअल के बेस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर चूँकि ज़ाहिर लोग पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे भी देखते हैं कि उन्होंने अपना उम्मीदवार कौन सा खड़ा किया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमें हमेशा देखने में आई है कि बादों का ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। उसकी वजह यह कि लोगों ने वहाँ पर उस शख्स को मुंतखब किया जिसको शायद पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो नहीं उस पॉलिटिकल पार्टी को शायद अच्छा समझते, लेकिन उस शख्सियत को अच्छा समझते हैं। एक स्टेट है जिसमें, समझने के लिए कह रहा हूँ कि एक स्टेट है उसमें 17 इलेक्टोरल कॉलेज है उसका, और उसमें वोट हैं 1 लाख। अच्छा, 1 लाख में से अगर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो 51% अगर 1 लाख में से वोट लेगा तो वो 17 की 17 उसी के पास जाएंगे। अच्छा, ये 1 to 1 नहीं होता वहाँ पे, ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो इलेक्टोरल कॉलेज इज नॉट 1 to 1, वो 1 to 1 51% जो लेगा वो सारा इलेक्टोरल कॉलेज के पास चला। अच्छा, वो जो 1 लाख वोट है, ये मैं अपने समझने के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, कि जी एक स्टेट में 1 लाख वोट है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी वोट देंगे और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को भी वोट देंगे। तो वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है वोट, वो तो इंडिविजुअल को जाएगा, ये परसेंटेज पे चला जाएगा, 51% पे चला जाएगा। इसलिए वो मेरे ख्याल में पॉपुलर वोट का आप, हाँ, वो पॉपुलर वोट यही है कि बादौकात ऐसा होता है कि एक शख्स जो है, जिस तरह ये हुआ है
हिलरी क्लिंटन और ओबामा के दौरान कि हिलरी क्लिंटन के जो पॉपुलर वोट थे वो ज़्यादा थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जीत नहीं सकी। उसकी वजह यही थी कि एक जगह अगर स्टेट में 51 और 49 का फ़र्क है तो वो 2% का फ़र्क है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह जो है, और वहाँ पर 17 इलेक्टोरल कॉलेज हों, लेकिन दूसरी जगह पे इलेक्टोरल कॉलेज तो सिर्फ 5 हो, लेकिन हो सकता है वो 73% वोट ले। अल्टीमेटली इस तरह कर कर जो पॉपुलर वोट हैं वो बाज़ औक़ात कंपाइल नहीं करते। 50 स्टेट्स के जब वो कंपाइल करते होंगे तो वो उसमें एक शख्स के वोट ज़्यादा हों, लेकिन उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस जो है वो कम हो और वो ना प्रेसिडेंट बन सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो स्विंग स्टेट्स का सारा जिक्र चल रहा है कि जी स्विंग स्टेट्स जिधर स्विंग्स कर जाएगी वो कहीं ये जीत जाएगा, तो ये क्या साइंस है? स्विंग स्टेट्स में वो खास उसमें कोई ब्रीड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो रियासतें हैं वहाँ एक नॉर्मल जो ट्रेंड है या वहाँ के लोगों में एक जो नॉर्मल आप कह लें कि उनका सोशो कल्चर है वो ये है कि जब कोई बच्चा या जब कोई शख्स वोटर बनता है तो अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी वोटर, कि मैं रिपब्लिकन हूँ तो मैं रिपब्लिकन को वोट दूंगा ज़ाहिर है, या मैं डेमोक्रेट हूँ। और अमेरिका के बारे में हम अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका में इट इज़ ईजी टू चेंज द वाइफ बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस कदर सिंसियर हैं। लेकिन जो ये स्विंग स्टेट्स हैं यहाँ पर ये कल्चर अभी उस तरह परवान चढ़ा नहीं है। वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है कि वहाँ जब मेजॉरिटी ऑफ द वोटर कोई शख्स बनता है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स वोटर बनते हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते। कुछ उसमें से डेफिनेटली करवाते हैं, लेकिन एक खास तादाद होती है कि वो रजिस्टर नहीं करवाते। अब जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया वो अल्टीमेटली यू नेवर नो कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा। यही वजह है कि कुछ जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उनका आज भी पता है कि वो रियासत वहाँ पर डेमोक्रेट जीतेंगे, कुछ रियासत है वहाँ पर जीतेंगे अपना क्या कहते हैं रिपब्लिकन, और अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का आज से डिसाइड हुआ है कि जब इलेक्शन रिजल्ट निकलेगा तो इतने इलेक्टोरल कॉलेज डेमोक्रेट के हैं, इतने रिपब्लिकन के हैं। अब वो जो तादाद है वो कोई भी विनिंग सिचुएशन नहीं ले रहा। विनिंग सिचुएशन बनने के लिए उनको जो स्विंग स्टेट्स हैं 7 और इसके तकरीबन 70+ के करीब जो इनके इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसमें से इनको 30-40 इलेक्टोरल कॉलेज की ज़रूरत दोनों को है। जो मौजूदा सूरत हाल है तो मुकाबला, इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये नेक टू नेक मुकाबला है कि दोनों के पास इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है इलेक्टोरल कॉलेजेस के जो डिसाइसिव स्टेट ऑलरेडी हैं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है, रिपब्लिकन ज़्यादा वोटर रजिस्टर हुए या डेमोक्रेट हुए, कि वहाँ जो मुकाबला इनके दरमियान बनेगा। उसके अलावा इन्हें 270 का जो नंबर है वो पूरा करने के लिए 30 to 40 इलेक्टोरल कॉलेजेस की ज़रूरत है। अब ये 30 to 70 रेंज कर रहा है, कहीं पर 5 इलेक्टोरल कॉलेज हैं तो कहीं पर 17 हैं उस स्विंग स्टेट में, कि वो कम्बिनेशन क्या बनता है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये मुकाबला नेक टू नेक है, यू नेवर नो कि कौन जो है वो सामने आएगा। ठीक है। अच्छा ये आप बता रहे थे कि 7 स्टेट्स कंसीडर होती हैं स्विंग स्टेट्स, और इसमें आप बता रहे थे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज 70+ हैं, 73 और 77 बनते हैं ऑलमोस्ट। तो ह्यूज फेयर है। जी बिल्कुल वही ना, ये रेंज करता है, किसी में 5 हैं, किसी में 17 हैं, किसी में मतलब ज़्यादा है। क्यूमुलेटिव करते हैं तो वो उसमें चला जाता है। तो इसमें मैं अभी देख रहा था कि जी पेंसिल्वेनिया जो है स्टेट है वो बड़ी मेरे ख्याल 40 के करीब वहाँ पे इलेक्टोरल पेंसिल्वेनिया के काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो इस वक्त सारे फोकस भी वहीं पे किया हुआ है। क्योंकि 3 दिन से अगर आप वहाँ से ले जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर आपको वो 270 का नंबर हासिल करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक छोटी स्टेट भी मिल जाएगी तो ठीक है। दूसरी तरफ जाहिर है अगर आपने छोटी छोटी रियासतों को जीतना है तो फिर आपको 5 रियासतें जीतनी पड़ेंगी, एंड दैट्स व्हाई पेंसिल्वेनिया इज ऑलवेज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादा पॉपुलेटेड जो हैं वो कोई किसी मुल्क के वहाँ पे रह रहे हैं, नेशनल्स जो रह रहे हैं, जैसे इंडियन है, पाकिस्तानी रह रहे हैं, 1.2 मिलियन है, तो ये भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? डेफिनेटली जी, एज ए वोटर इनका रोल ज़रूर है, क्योंकि ज़ाहिर है इनका रोल वहाँ की इकॉनमी में, वहाँ पे नेशनल हैं, इनकी एक सेइंग है और एक कम्युनिटी है, तो एज ए कम्युनिटी इनका एंड ब्लॉक वोट पड़ता है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी चाह रही है किसी एक को करना, जिस तरह के ये कहा जाता है कि चूँकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो PTI के लवर मौजूद हैं और उनका मानना ये है कि ट्रंप अगर दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो शायद इमरान खान को जो है वो जेल से आज़ाद करवाने में मददगार साबित हों। अब आई डोंट नो एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट कि इसके पीछे थ्योरी कौन सी है, तो इसलिए वो एक नेचुरल अलाइंस कह लें आप, या नेचुरल उनका ट्रेंड जो है वो उस तरफ है। तो इसी तरह सिमिलरली जो है वो दूसरी भी कौमियत का होगा, दूसरी भी नेशनलिटीज़ का होगा।
ज़रूरी नहीं है कि एन ब्लॉक वोट से मुराद के 100% वहाँ पड़े, लेकिन वो एन ब्लॉक से मुराद ये है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का वोट उसी तरफ पड़ता है जहाँ वो कम्युनिटी कहती है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी ट्रम्प की तरफ जाएगी तो अल्टीमेटली वो सारा वोट ट्रम्प को पड़ेगा। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी जाना चाहेगी या सोचेगी वहाँ पर कि नहीं हमारे लिए कैमला हैरिस जो है वो बेहतर हो सकती हैं, तो वो वोट वहाँ पर जाएगा। अमेरिकन पब्लिक है, जो टैक्स पेयर पब्लिक है, उनको हम रिलीफ दें इन बोथ टर्म्स हम कि जी इनको हम इनकी लाइफ को ईज़ दें और इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो किसी तरीके से बढ़ाएं, रोज़गार बढ़ाएं और उनको सेविंग्स उनकी अच्छी हो जाए। तो इस पे किसका पलड़ा भारी देखते हैं आप? अच्छा, ये देखें दुनिया में ना जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो रहा है, जिसको हम बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं सोशल वेलफेयर स्टेट, ज़ाहिर है ये सोशल वेलफेयर स्टेट कहलाती हैं अपने आप को। उन ममालिक में डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा कंसर्न हमने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अमेरिका वगैरह में भी, वो ये है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं हाउ यू विल यूटिलाइज दैम, कि आप उस टैक्स को यूटिलाइज कैसे करेंगे। उनका सबसे बड़ा, जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो एक यही होता है कि आप हमारे टैक्स पेयर की मनी को कैसे यूज करें, और यही उनका सबसे बड़ा उड़ा रहे हैं या आप हेल्थ पे एजुकेशन पे लगा रहे हैं। अब जाहिर है डेफिनेटली कोई भी मुल्क, कोई भी टैक्स पेयर कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप मुझसे टैक्स लेकर किसी दूसरे की वेलफेयर करें। वो हमेशा ये समझेगा कि टैक्स मुझसे ले और आप मेरे ऊपर वेलफेयर करें। लेकिन अमेरिका चूँकि एक हेजमन है, अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, इसलिए अमेरिका को दुनिया के दूसरे ममालिक में अपना असर और रसूख दिखाना पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसका एक अच्छा खासा पैसा वहाँ पर सर्फ भी होता है। ज़ाहिर है टैक्स पेयर को उसका एक इशू हमेशा रहता है, और यही वजह है कि अफगान विड्रॉल में अगर आप देखें कि एक बड़ा इंटरनल जो प्रेशर था वो ये था कि आप वहाँ से विड्रॉ करें, कि आप हमारे टैक्स पेयर के पैसों को वहाँ लगा रहे हैं। और या अगर अपेरेंटली हम देखें तो जो कंजर्वेटिव जिसको हम रिपब्लिकन कहते हैं या लिबरल जिनको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, प्लस माइनस इनका सेम रहा है कि इंटरनल जो हमने टैक्स कलेक्शन करनी है उसमें लोगों को रिलीफ देना है। सिर्फ जाकर जो थोड़ा सा इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है या इनकी पॉलिसी में जो शिफ्ट आता है वो ये आता है कि जो डेमोक्रेट हैं वो जो इमिग्रेंट्स हैं वो उनके लिहाज से थोड़े से ओपन हैं। वो कहते हैं कि इनको भी हम रिलीफ दें, इनके लिए भी हम चीज़ें करें और हम अपने बॉर्डर्स को ओपन करें और हमें आने दें। जबकि जो आपका उसके मुकाबले में रिपब्लिकन्स हैं उनका कहना यह है कि नहीं, हम बॉर्डर्स को क्लोज़ करें, हम सख्ती करें ताकि कम से कम इमिग्रेंट्स आए और हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो फैसिलिटेशन वो दोनों ही करना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर है कि वो इमिग्रेंट्स को लाकर समझते हैं कि फैसिलिटेशन हो सकती है, और ये कहते हैं कि उसको हम रोकें और वही पैसा जो है वो हम अल्टीमेटली अपने जो है वो जो यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर लगाए। इसीलिए बार बार ये एक जो कहा जाता है रिपब्लिकन और ख़ास तौर पर ट्रम्प के बारे में भी वाइट सुप्रीमेसी, कि जी वाइट सुप्रीमेसी का दावा करते हैं कि जी वाइट्स होने चाहिए। इस इलेक्शन में पेंटागन की पॉलिसीज़ को कैसे देख रहे हैं, वो कितना इन्फ्लुएंशियल है? अच्छा, ये एक मैं हमेशा से कहता आया हूँ एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट, ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी यहाँ पर काफ़ी ट्रेंड है कि इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करती है दुनिया में। मैं ये समझता हूँ एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट, एज ए सियासियात के स्टूडेंट कि दुनिया में हर जगह इस्टेब्लिशमेंट का अपना रोल होता है, और इस्टेब्लिशमेंट का रोल इसलिए किसी हद तक ज़रूरी है कि वो कई ऐसी चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं या नज़र रखते हैं जो बाकी शायद सियासतदानों को या बाकी जगहों पर पता ना हो। हाँ, ये एक अलग डिबेट है कि क्या पॉलिटिक्स शुड बी सबसर्विविएंट टू द एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट शुड बी सबसर्विविएंट टू द पॉलिटिक्स। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, लेकिन वहाँ पर किरदार बहुत ज़्यादा है, और ये बड़ा एक कॉमन मंत्रा आज के दिनों में है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि ट्रम्प जो है वहाँ पर आए। लेकिन जाहिर है वहाँ पर लोग डेमोक्रेट हैं, लोग अपना हक रायदही जो है वो ओपनली इस्तेमाल करते हैं, तो एक ख़ास हद तक तो शायद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है वहाँ पॉलिसीज़ के ज़रिए या किसी तरह, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर हम समझें कि वो चेंज करेगी, वो नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी अपने टारगेट्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, वेदर इट इज़ रिपब्लिकन वेदर इट इज़ डेमोक्रेट। उनके जो फॉरेन पॉलिसी टारगेट हैं, उनके जो डोमेस्टिक पॉलिसी टारगेट हैं, वो दोनों ने ही अचीव करने हैं, वो चाहे रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेट आए। अगर उन्होंने ग्वांतानामो बे को रखना है खोल के, तो फिर रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, ग्वांतानामो बे काम करेगी। अगर ग्वांतानामो बे को बंद करने की पॉलिसी पेंटागन ने बना ली है, तो वो चाहे फिर डेमोक्रेट है चाहे रिपब्लिकन है, वो उसको बंद करेगी। इंटरफेरेंस ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं अगर पेंटागन ने डिसाइड कर लिया है, तो फिर चाहे रिपब्लिकन या डेमोक्रेट वो उन्होंने इंटरफेरेंस करनी है,
और अगर इसराइल पे देख लें, इसराइल पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हों, आपको नज़र आएगा कि सेम पॉलिसी है, कोई पॉलिसी में मेजर शिफ्ट नज़र नहीं आएगा। तो वो इसलिए उनका रोल ज़रूर है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो असरअंदाज शायद उस तरह नहीं होता इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। कि ये जो सुपर पावर्स जब हम कहते हैं कि जी रशिया है और चाइना है, अमेरिकन है, तो ये कुछ असरअंदाज होती है इस तरह के इलेक्शन में? यदि पाकिस्तान के इलेक्शन में हम कहते हैं जो कुछ करा रहा है अमेरिका करा रहा है, जो अमेरिका जिसको चाहेगा वही आएगा जी, वो जज भी वही आएगा, जनरल भी, आर्मी चीफ भी वही आएगा, वज़ीर आज़म भी वही आएगा जिसको अमेरिका चाहेगा, तो वहाँ पे भी ये सुपर पावर कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है। अच्छा, ये बाज़-औक़ात ये एक बड़ी अहम डिबेट है, और ख़ास तौर पे जो हमारा एक करंट सिनारियो है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जिसमें साइबर वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम जिसको कहते हैं हम, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, कंप्यूटराइज्ड वोटिंग होती है, उसका बड़ा है। तो ये बाज़-औक़ात कहा जाता है कि रशिया या दूसरी ऐसी ताकतें इंटरफेरेंस करती हैं और कोई डाटा डीलिंग करती हैं और वोटों में रद्दो-बदल करती हैं, और हमेशा से ये जो है वो पिछले 2-3 इलेक्शन में ख़ास तौर पे इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया गया, लेकिन कोई ऐसी एविडेंसेस सामने आई नहीं है कि वो इस तरह करें। हाँ, जहाँ तक बात है, आप थ्योरेटिकल टर्म्स में कह लें, आप पब्लिक स्पीकिंग की हद तक कह लें, डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी की जिस तरह लाइकिंग डिसलाइकिंग है, हर स्टेट की इस तरह लाइकिंग डिसलाइकिंग है। हर स्टेट ये समझती है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो शायद मेरे लिए ज़्यादा बेहतर मददगार साबित हो। जिस तरह जब हमारे यहाँ नून लीग आती है तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा क्लोज अलाई होगी सऊदी अरब की तरफ, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है तो समझा जाता है कि शायद ईरान की तरफ उसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो झुकाव होगा। तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन स्टेट अपनी पॉलिसीज़ में डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए नरम रवैया भी रखती हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती हैं कि कोई जो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, वो इंडिविजुअल अच्छे ताल्लुकात रखता हो सकता है जो इलेक्शन लड़ रहा हो, उसको फेवर करें। लेकिन चूंकि ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, डिप्लोमेटिक वैल्यू हैं कि वो उसको ओपनली सपोर्ट करती नहीं है, ना कर सकती हैं, क्योंकि अगर अपोजिट दूसरा कोई कंटेस्टेंट जीत जाता है जो मुकाबले में है, तो फिर उस मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो शायद अच्छे ना बन सकें। तो इसलिए बहुत ओपन तो नहीं मैं कहता कि ओपनली कोई मुल्क जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह इंटरफेयर करता हो या सपोर्ट करता हो इलेक्शन। आप किसको देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल लगता है जी कॉन्टेस्ट, ये जो कॉन्टेस्ट है, लेकिन बज़ाहिरन जो मुझे लगता है वो कैमला हैरिस का चांस लगता है कि जीत जाए। शायद हिलरी क्लिंटन के वक्त भी चांस था कि वो जीत जाए, लेकिन उस वक्त तक देखें डेमोक्रेसी एक ऐसा रवैया जिसको परवान चढ़ने में सदियों लगती है। तो वहाँ मैं ये समझता हूँ कि उसके हारने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो खातून थी। उस वक्त तक अमेरिकन सोसाइटी मैं समझता हूँ इतनी डिवेल्प नहीं हुई थी कि खातून को एक्सेप्ट कर ले एज ए प्रेजिडेंट। But as a vice president now they have accepted the Kamala Harris. So now there is a chances that now they are going to make a history that after Obama now they are making a woman as a president and might be possible. तो मैं ये समझता हूँ कि शायद Kamala Harris can make it toward the White House. वुमेन कार्ड वहाँ पे भी चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। जो नेगेटिव था, जो मैंने कहा कि अगर हिलरी क्लिंटन वुमेन ना होती तो शायद उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को वुमेन होने ने रोका। तो अगर वो एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ ये भी रखें कि ये एक मेल शेवनिज्म सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वो चाहे पाकिस्तान है चाहे अमेरिका है, अंदर खाते सारे जो मेल डोमिनेंस है उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो लेट्स सी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी और इसमें इलेक्शन पे अपडेट किया हमारी आवाम को। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।